गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो हमारा हिंदी साहित्य का जो 1000 प्रश्न उत्तर क्लास चल रहा है, तो अभी तक हम आदिकाल का जो सिद्ध साहित्य है उसके अंतर्गत जो विशेष कवि आचार्य आते हैं उनके जन्म काल और उनके विशेष उपलब्धियों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। अभी तक हम डोम्भिपा, सबरप्पा, सरहपा, लुइपा की चर्चा कर चुके हैं। अभी हम कण्हपा की चर्चा कर रहे हैं। तो आज हम वहीं से शुरू करेंगे जहां हमने कल छोड़ा था। अभी तक हम 7 क्लास डिस्कस कर चुके हैं। 700 महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के प्रश्न उत्तर हम डिस्कस कर चुके हैं। आज 8वां क्लास है और आज भी हम 100 प्रश्न उत्तर डिस्कस करेंगे जो विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे टीजीटी, पीजीटी, नेट और भी जो परीक्षाएं हैं उसमें ये पूछा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, जलंधर पा के शिष्य का नाम क्या है? तो जलंधर पा के शिष्य का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका कण्हपा। तो कण्हपा जलंधर पा के शिष्य माने जाते थे। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनके ग्रंथों की संख्या कितनी बताई जाती है? तो कण्हपा के ग्रंथों की संख्या कितनी बताई जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 74। तो इसकी संख्या बताई जाती है 74। आप इसको नोट कर सकते हैं। सिद्ध साहित्य का संपादन पहले किसने किया था? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, नेट में कई बार पूछा गया है। तो सिद्ध साहित्य का संपादन पहले किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बेंडल ने। बेंडल ने किया था सिद्ध साहित्य का संपादन सबसे पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं। महासुखवाद किसकी प्रमुख विशेषता मानी जाती है? तो महासुखवाद या महासुखवाद जो है ये किस साहित्य की प्रमुख विशेषता मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सिद्ध। तो ये सिद्धों की विशेषता मानी जाती है महासुखवाद। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गेय पदों की परंपरा किसकी देन मानी जाती है? तो गेय पदों की परंपरा जो है ये किसकी देन मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सिद्धों की। बौद्ध गान ओ दोहा सिद्धों की रचनाओं का संग्रह है। तो यहाँ से प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि सिद्धों की रचनाओं का संग्रह कौन सा माना जाता है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बौद्ध गान ओ दोहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिद्धों की प्रतीकात्मक भाषा सांध्य भाषा कहलाती है या संधा भाषा कहलाती है? सांध्य या संधा भाषा इसको कहते हैं। तो यहाँ से प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि सिद्धों की प्रतीकात्मक भाषा को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सांध्य या संधा भाषा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरहपा ने कौन सा संप्रदाय चलाया? तो सरहपा ने कौन सा संप्रदाय चलाया, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सहजयान। तो सहजयान संप्रदाय चलाया सरहपा ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम नाथ साहित्य के कुछ नोट्स डिस्कस करेंगे। नाथ साहित्य के प्रवर्तक मत्स्येंद्र नाथ थे, परंतु अधिकतर प्रचार प्रसार करने के कारण गोरखनाथ नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो यहाँ से जो है ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन नाथ साहित्य के वास्तविक प्रवर्तक थे? तो वो हैं मत्स्येंद्र नाथ, परंतु अधिकतर प्रचार प्रसार करने के कारण
कौन नाथ साहित्य के या नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं? तो वो हैं गोरखनाथ। तो यहाँ से जो है 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म की सहजयान शाखा से नाथ संप्रदाय का प्रादुर्भाव हुआ था। तो यहाँ से प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि बौद्ध धर्म की सहजयान शाखा से किस संप्रदाय का आविर्भाव हुआ था या प्रादुर्भाव हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका नाथ संप्रदाय। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाथों ने अपने मत का प्रचार कहाँ किया है? तो नाथों ने अपने मत का प्रचार भारत के किस स्थान में किया है या किन स्थानों में किया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका पश्चिमी भारत, पंजाब तथा राजपुतानी में उन्होंने जो है अपने मत का प्रचार किया है। नाथों ने पश्चिमी भारत, पंजाब और राजपुताने में उन्होंने प्रचार किया है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाथों की संख्या कितनी मानी जाती है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो नाथों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 9 मानी जाती है नाथों की संख्या। आदिनाथ कौन थे? तो आदिनाथ कौन थे? तो वो थे मत्स्येंद्रनाथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाथ साहित्य के मतानुसार आदिनाथ शिव थे, परंतु नाथ साहित्य के अनुसार जो है आदिनाथ शिव को माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या है? तो गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या है? तो उनके गुरु का नाम है जलंधर नाथ। जलंधर नाथ उनके गुरु का नाम है गोरखनाथ के। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाथ संप्रदाय के लोग कनफटे योगी के नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ से प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि कौन से संप्रदाय के लोग कनफटे योगी के नाम से जाने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका नाथ संप्रदाय। गोरखनाथ के 60 चक्रों वाला योग मार्ग चलाया। तो यहाँ से प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि किसने जो है 60 चक्रों वाला योग मार्ग चलाया था, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका गोरखनाथ। आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बालनाथ का टीला पंजाब में नमक के पहाड़ों के बीच में है। तो यहाँ से प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि बालनाथ का टीला जो है, ये बालनाथ का टीला कहाँ स्थित है या कहाँ मिलता है? तो ये जो है पंजाब में नमक के पहाड़ों के बीच में मिलता है बालनाथ का टीला। आप इसको भी नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। बालनाथ के टीले का वर्णन जायसी ने पद्मावत में किया है। तो यहाँ से प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि बालनाथ के टीले का वर्णन जायसी ने अपने किस ग्रंथ में किया है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका पद्मावत। पद्मावत में किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाथ संप्रदाय को अवधूत मत के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ से प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि नाथ संप्रदाय को और कौन से नाम से जाना जाता है? तो इसको जो है अवधूत मत के नाम से भी जाना जाता है नाथ संप्रदाय को। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी साहित्य का प्रथम गद्य लेखक माना है। तो किसने जो है गोरखनाथ को हिंदी साहित्य का प्रथम गद्य लेखक माना है? वो कौन से इतिहासकार या कौन से विद्वान हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका मिश्र बंधु। तो मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी साहित्य का प्रथम गद्य लेखक माना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने किस नाम से किया है?
तो गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने किस नाम से किया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका गोरखबानी। तो गोरखबानी नाम से पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन किया है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य शुक्ल ने नाथों की भाषा को सद्धुकड़ी कहा है। तो यहाँ से प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि किसने जो है नाथों की भाषा को सद्धुकड़ी कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग, इस पंक्ति के लेखक कौन है? ये पंक्ति कई बार विभिन्न प्रकार के एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे जानना आवश्यक है। तो गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग, इस पंक्ति के कवि कौन हैं? तो इसके कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास। आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो तुलसीदास इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम रासो साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है आदिकाल में रासो साहित्य बहुत लिखा गया है। रासो शब्द की उत्पत्ति को लेकर विद्वानों ने विभिन्न मत दिए हैं। तो जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि रासो शब्द को लेकर जो है या रासो शब्द की उत्पत्ति को लेकर विभिन्न प्रकार के विद्वानों ने अपने मत दिए हैं। तो ये जानना आवश्यक है कि वो कौन से विद्वान हैं और उन्होंने कौन से मत दिए हैं या कौन से नाम उन्होंने दिए हैं। तो सबसे पहले आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने जो है रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है रसायन से। तो इन्होंने जो है रसायन से रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है रसायन। इसके बाद आते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने रासो शब्द की उत्पत्ति जो है रासक से मानी है। इसके बाद आते हैं गार्सा द तासी, फ्रेंच विद्वान। गार्सा द तासी ने रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है राजसूय से, राजसूय। फिर आते हैं नंद दुलारे वाजपेयी। इन्होंने रासो शब्द की उत्पत्ति जो है वो रास से मानी है। इसके बाद नरोत्तम स्वामी। तो नरोत्तम स्वामी ने रासो शब्द की उत्पत्ति जो है वो रसिक से मानी है। और फिर आते हैं काशी प्रसाद जायसवाल तथा श्यामल दास। इन्होंने जो है रासो शब्द की उत्पत्ति जो है रहस्य से मानी है। तो ये जानना आवश्यक है। और फिर चंद्रबली पांडेय, इन्होंने जो है नाट्य रासक से रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। यहाँ से जो है कई प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और गार्सा द तासी, इनके बारे में कई बार पूछा गया है कि इन्होंने जो है रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी है। तो इसको आप नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रमुख आदिकालीन रासो ग्रंथ। तो सबसे पहले आता है खुमान रासो। खुमान रासो, इसके लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं दलपति विजय, और ये लिखा गया था 729 ईस्वी में। खुमान रासो में मेवाड़ के शासक महाराजा राज सिंह की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। तो यहाँ से प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि खुमान रासो में किस राजा की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है, किस राजा का गुणगान किया गया है या उसके उपलब्धियों के बारे में कहा गया है। तो वो हैं मेवाड़ के राजा या शासक महाराज राज सिंह। इनके उपलब्धियों का वर्णन किया गया है खुमान रासो में। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद आता है रणमल छंद। तो रणमल छंद के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं श्रीधर, और इसका समय माना जाता है 1397 ईस्वी।
तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। इसके बाद आता है विसलदेव रासो। तो विसलदेव रासो के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं नरपति नालह। नरपति नालह इसके लेखक हैं। विसलदेव का रचना काल जो है वह संवत 1212 ईस्वी में माना जाता है। तो इसका जो रचना काल है वह संवत 1212 माना जाता है। इसका नायक विसलदेव अजमेर के शासक हैं और ये 4 खंडों में लिखा गया है। तो यहाँ से प्रश्न जो है ये पूछा जा सकता है कि इसका रचनाकाल क्या है। तो विसलदेव रासो का रचनाकाल है 1212 और ये जो है इसका नायक का नाम है विसलदेव, जो कि विग्रह राजा चतुर्थ माने जाते हैं, जो कि अजमेर के शासक थे। और ये जो है विसलदेव रासो ये 4 खंडों में लिखा गया है। तो यहाँ से जो है 3 से 4 प्रकार के प्रश्न जो हैं पूछे जा सकते हैं। इसके प्रथम खंड में जो है मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती से विवाह का वर्णन है। तो यहाँ से प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि किस खंड में मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती से विवाह का वर्णन है विसलदेव रासो में? तो वो है प्रथम खंड में। इसको आप नोट कर सकते हैं। यहाँ से प्रश्न जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे जानना आवश्यक है। इसके बाद विसलदेव रासो के द्वितीय भाग में या द्वितीय खंड में विसलदेव का राजमती से रूठकर उड़ीसा जाना तथा वहाँ 12 वर्षों तक रहना। तो यहाँ से प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि विसलदेव रासो के किस खंड में विसलदेव का राजमती से रूठकर उड़ीसा जाना तथा वहाँ 12 वर्षों तक रहना है? तो वो जो है द्वितीय खंड में लिखा गया है, आप इसको भी नोट कर सकते हैं। इसके बाद तृतीय खंड। तो तृतीय खंड में राजमती का विरह वर्णन तथा विसलदेव का उड़ीसा से लौट आना। तो यहाँ से प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि विसलदेव रासो के किस खंड में राजमती का विरह वर्णन तथा विसलदेव का उड़ीसा से लौट आना? तो वो है तृतीय खंड। और फिर चतुर्थ खंड। तो इस खंड में राजा भोज का अपनी पुत्री को घर ले आना तथा विसलदेव का वहाँ जाकर राजमती को फिर चित्तौड़ लाना। तो यहाँ से प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि किस खंड में विसलदेव रासो के किस खंड में जो है राजा भोज का अपनी पुत्री राजमती को घर ले आना तथा विसलदेव का वहाँ जाकर राजमती को फिर चित्तौड़ ले आना का उल्लेख है। तो वो है चतुर्थ खंड। तो यहाँ से जो है कई प्रश्न पूछे जा सकते हैं और ये नेट में पूछा भी गया है। ये पूछा गया था तृतीय खंड के बारे में पूछा गया था कि राजा जो थे विसलदेव ये किस राज्य को चले जाते हैं? तो ये जो है उड़ीसा राज्य चले जाते हैं, ये पूछा गया था। तो ये जानना आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विसलदेव रासो विरह काव्य है तथा इसका मूल रूप गेय है। तो यहाँ से प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि विसलदेव रासो किस प्रकार का काव्य माना जाता है? तो ये जो है विरह काव्य माना जाता है। यह 125 छंदों की एक प्रेम परक रचना मानी जाती है। तो विसलदेव रासो जो है ये 125 संख्या नोट कर लीजिए, 125 छंदों की एक प्रेम परक रचना मानी जाती है। तो यहाँ से जो है 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। विसलदेव रासो की भाषा क्या मानी जाती है? तो विसलदेव रासो की भाषा क्या है? तो इसकी भाषा जो है राजस्थानी मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य में पहले 12 मासा का वर्णन किसमें किया गया है? तो हिंदी साहित्य में सबसे पहले 12 मासा का वर्णन किसमें किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका विसलदेव रासो में। आप इसको नोट कर सकते हैं। ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, नेट में पूछा गया है, टीजीटी और
पीजीटी परीक्षाओं में भी पूछा गया है, तो इसे जानना आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विसलदेव रासो का प्रधान रस क्या माना गया है? तो विसलदेव रासो का प्रधान रस क्या माना गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका श्रृंगार। तो श्रृंगार रस को प्रधान माना गया है विसलदेव रासों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम परमाल रासों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आता है, परमाल रासों के रचयिता का नाम क्या है? इसे जानना आवश्यक है और कई बार ये प्रश्न जो है एग्जाम में पूछा गया है। तो परमाल रासों के रचयिता का नाम क्या है? तो इसके रचयिता का नाम है जगनिक। जगनिक इसके लेखक हैं। जगनिक चंदेल वंशी राजा परमर्दी देव के दरबारी कवि थे। तो यहाँ से प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि कौन से कवि चंदेल वंशी राजा परमर्दी देव के दरबारी कवि थे? तो उनका नाम है जगनिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आल्हा और उदल नामक दो क्षेत्रीय सामंतों की वीरता का वर्णन परमाल रासों में किया गया है। तो यहाँ से प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि किस ग्रंथ में आल्हा और उदल नाम के दो क्षत्रिय सामंतों की वीरता का वर्णन किया गया है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका परमाल रासो। इसको आप नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। परमाल रासो को आल्हा और आल्हा खंड के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ से प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि परमाल रासो का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है आल्हा खंड। ये किस प्रकार का काव्य माना जाता है? तो परमाल रासो जो है किस प्रकार का काव्य माना जाता है? तो ये जो है एक प्रकार का गेय काव्य माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। परमाल रासो का रचना काल 13वीं शताब्दी के आरंभ में माना जाता है। तो यहाँ से प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि परमाल रासो का रचना काल क्या है या समय क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 13वीं शताब्दी के आरंभ में परमाल रासो लिखा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले चार्ल्स इलियट ने आल्हा खंड नाम से इसका प्रकाशन करवाया। तो यहाँ से प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि सबसे पहले किसने आल्हा खंड का प्रकाशन करवाया था? तो ये करवाया था चार्ल्स इलियट ने, फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर चार्ल्स इलियट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आल्हा गीत किस ऋतु में गाया जाता है? तो यहाँ से प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि आल्हा गीत किस ऋतु में गाया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बरसात ऋतु में। तो बरसात ऋतु में आल्हा गीत गाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी जो है हम पृथ्वीराज रासो के बारे में चर्चा करेंगे। तो पृथ्वीराज रासो का समय क्या है या इसका रचनाकाल क्या है? तो इसका रचनाकाल माना जाता है 1343 ईस्वी। तो 1343 ईस्वी में इसका समय माना जाता है। इसके लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं चंद्रवरदाई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य माना है तथा चंद्रवरदाई को प्रथम महाकवि माना है। तो यहाँ से प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि किस विद्वान या किस इतिहासकार के अनुसार हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है और चंद्रवरदाई जो हैं वो प्रथम महाकवि माने जाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान के राजकवि तथा मित्र थे। ये भी जानना आवश्यक है, कई बार ये प्रश्न जो है एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ से प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि कौन पृथ्वीराज चौहान के राजकवि तथा मित्र थे? तो इसका सही उत्तर होगा आपका चंद्रवरदाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीराज रासो के
अध्यायों की संख्या कितनी है या समय कितने माने जाते हैं? तो पृथ्वीराज रासो के अध्यायों की संख्या कितनी है? तो इसकी संख्या मानी जाती है 69 और इनके अध्यायों को जो है समय भी कहा जाता है। तो यहाँ से जो है दो प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि पृथ्वीराज रासो के अध्यायों को क्या कहा जाता है? तो समय कहा जाता है और इसकी संख्या है 69। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीराज रासो को लगभग कितने छंदों का प्रयोग हुआ है? तो पृथ्वीराज रासो में लगभग कितने छंदों का प्रयोग हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 68। तो 68 छंदों का प्रयोग हुआ है पृथ्वीराज रासो में। आप इसको नोट कर सकते हैं। पृथ्वीराज रासो में श्रृंगार एवं वीर रस की प्रधानता है। तो यहाँ से प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि पृथ्वीराज रासो में कितने रस की प्रधानता मिलती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका श्रृंगार और वीर रस की प्रधानता मिलती है पृथ्वीराज रासो में। पृथ्वीराज रासो को चंद्रवरदाई के पुत्र जलहण ने पूरा किया था। तो यहाँ से प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि पृथ्वीराज रासो को संपूर्ण किसने किया था? तो ये किया था चंद्रवरदाई के पुत्र जलहण ने। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान कौन हैं? तो पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान कौन हैं, इसे भी जानना आवश्यक है और कई बार प्रश्न पूछा गया है यहाँ से। तो सबसे पहले आते हैं मिश्र बंधु, उसके बाद श्याम सुंदर दास, फिर मोहनलाल विष्णुलाल पांडे और फिर कर्नल टाड़। ये सभी जो हैं ये पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानते हैं। पहले आते हैं श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, मोहनलाल विष्णुलाल पांडे और फिर कर्नल टाड़। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे पूछा गया है कि पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान कौन हैं? तो पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान कौन हैं, उनका नाम क्या है? तो सबसे पहले आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इसके बाद देवी प्रसाद, फिर गौरी शंकर और फिर हीराचंद ओझा। ये जो हैं ये पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, देवी प्रसाद, गौरी शंकर और हीराचंद ओझा। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। इसका ट्रिक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये ट्रिक है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रामाणिक मानने वाले विद्वान कौन है? तो अब पूछा गया है कि पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रामाणिक मानने वाले विद्वानों का नाम क्या है? तो सबसे पहले आते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, फिर मुनिजिन विजय तथा डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी। ये जो हैं ये पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रामाणिक मानते हैं। पहले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, फिर मुनिजिन विजय और फिर डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले डॉक्टर बुलर ने सन 1875 में पृथ्वीराज विजय ग्रंथ के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक घोषित किया था। तो यहाँ से प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि किसने जो है सबसे पहले सन 1875 में पृथ्वीराज विजय ग्रंथ के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक घोषित किया था, वो कौन है? तो वो है डॉक्टर बुलर। आप इनका नाम नोट कर लीजिए, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये भी जानना आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीराज विजय जयानक कवि की रचना मानी जाती है। तो यहाँ से प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि
पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है या इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं जयानक। ये कश्मीर के अंतर्गत आते हैं, जयानक। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह ने पृथ्वीराज रासो को राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी कहा है। तो यहाँ से प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि किस विद्वान ने या किस इतिहासकार ने पृथ्वीराज रासो को राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका डॉक्टर बच्चन सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। कयामास वध का पृथ्वीराज रासो में वर्णन है। तो यहाँ से प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि कयामास वध का वर्णन किस ग्रंथ के अंतर्गत आता है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका पृथ्वीराज रासो। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी पृथ्वीराज रासो को शुकी संवाद के रूप में मानते हैं। तो यहाँ से प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि किस विद्वान ने या किस इतिहासकार ने पृथ्वीराज रासो को शुकी संवाद या शुकी संवाद के रूप में माना है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार नेट में पूछा गया है और टीजीटी और पीजीटी परीक्षा में भी पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रवरदाई का जन्म कब हुआ था तथा उनकी मृत्यु कब हुई थी? तो कवि चंद्रवरदाई का जन्म कहाँ और उनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका इनका जन्म हुआ था 1149 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई थी 1192 ईस्वी में। तो इनका जन्म हुआ था 1149 में और मृत्यु हुआ था 1192 में। तो आप जो हैं ये जन्म काल और मृत्यु काल नोट कर लीजिए, कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, तो ये जानना आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रवरदाई का प्रिय छंद क्या है? ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो कवि चंद्रवरदाई का प्रिय छंद क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका छप्पय। तो छप्पय जो है ये चंद्रवरदाई का प्रिय छंद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रासक छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो रासक छंद में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 29 मात्राएं होती हैं रासक छंद में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहनलाल विष्णुलाल पांडेय ने पृथ्वीराज रासो की परिकल्पना आनंद संवत के रूप में की है। तो यहाँ से प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि किसने जो है पृथ्वीराज रासो की परिकल्पना आनंद संवत के रूप में की है? वो कौन से इतिहासकार या कौन से विद्वान है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका मोहनलाल विष्णुलाल पांडेय। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अभी हम जैन साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण नोट्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे कहा गया है जैन साहित्य का विकास मध्य प्रदेश के पश्चिमोत्तर में हुआ था। तो यहाँ से प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि जैन साहित्य का विकास जो है भारत के किस राज्य में हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका मध्य प्रदेश के पश्चिमोत्तर में जैन साहित्य का विकास हुआ था। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। मध्य प्रदेश के पश्चिमोत्तर में हुआ था जैन साहित्य का विकास। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैन साहित्य में प्रथम कवि कौन माने जाते हैं? तो जैन साहित्य में प्रथम कवि का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका स्वयंभू। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैन साहित्य के कुछ प्रमुख ग्रंथ, इसे भी जानना आवश्यक है। तो सबसे पहले आता है श्रावकाचार। तो श्रावकाचार का समय क्या है? ये भी कई बार पूछा गया है। तो इसका समय माना जाता है 933 ईस्वी जो है ये श्रावकाचार का समय माना जाता है। ये देवसेन द्वारा
दोहा छंद में लिखा गया है। तो यहाँ से प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि श्रावकाचार जो है ये किस छंद में लिखा गया है। तो ये लिखा गया है दोहा छंद में। तो यहाँ से जो है दो प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रावकाचार में देवसेन ने 250 दोहों में श्रावक धर्म का वर्णन किया है। तो यहाँ से प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि श्रावकाचार में देवसेन ने कितने दोहों में श्रावक धर्म का वर्णन किया है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका 250। डॉक्टर नगेंद्र के श्रावकाचार को हिंदी का पहला काव्य ग्रंथ माना है। तो यहाँ से प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि किस विद्वान या किस इतिहासकार के अनुसार श्रावकाचार को हिंदी का पहला काव्य ग्रंथ माना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका डॉक्टर नगेंद्र। तो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार श्रावकाचार को हिंदी का पहला काव्य ग्रंथ माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम स्वयंभू के बारे में चर्चा करेंगे। ये 8वीं शताब्दी के जैन कवि हैं। तो यहाँ पे जो है इनका समय बताया गया है। तो स्वयंभू का जो समय है वो 8वीं शताब्दी माना जाता है। आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इनके 3 ग्रंथ हैं। तो इनके जो 3 ग्रंथ हैं वो बहुत ही प्रसिद्ध हैं हिंदी साहित्य में, और यहाँ से भी कई प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहला आता है पौमचर्यु। पौमचर्यु सबसे पहले आता है। इसके बाद ऋट्ठेणेमि चर्यु, और फिर आता है स्वयंभू छंद। तो सबसे पहले पौमचर्यु, फिर ऋट्ठेणेमि चर्यु और फिर स्वयंभू छंद। ये 3 महत्वपूर्ण स्वयंभू के ग्रंथ हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पौमचर्यु राम काव्य है। तो यहाँ से प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि पौमचर्यु में किसका उल्लेख है या किस प्रकार का काव्य है। तो ये जो है राम काव्य माना जाता है। इसी ग्रंथ के कारण स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। तो यहाँ से प्रश्न जो है 2 प्रकार के पूछे जा सकते हैं कि किस ग्रंथ के अनुसार जो है स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। तो वो है पौमचर्यु, और किसको जो है अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। तो वो है स्वयंभू। तो 2 प्रकार के जो है प्रश्न यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पौमचर्यु अपूर्ण ग्रंथ है। तो यहाँ से प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि पौमचर्यु जो है वो पुण्य है या अपुण्य। तो ये जो है अपुण्य के अंतर्गत आता है। इससे स्वयंभू के पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया था। तो यहाँ से प्रश्न जो है पूछा जा सकता है कि स्वयंभू के पौमचर्यु को किसने पुण्य किया था या किसने पूरा किया था। तो वो हैं स्वयंभू के पुत्र त्रिभुवन। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुष्पदंत का समय क्या है। तो पुष्पदंत का समय है 10वीं शताब्दी। 10वीं शताब्दी इनका समय है। महापुराण जसहर चर्यु तथा नय कुमार चर्यु के रचयिता माने जाते हैं पुष्पदंत। तो इनका समय है 10वीं शताब्दी, और इनके जो प्रमुख ग्रंथों के नाम हैं वो है महापुराण, जसहर चर्यु और नय कुमार चर्यु, जसहर चर्यु। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुष्पदंत को अपभ्रंश का व्यास भी कहा जाता है। तो यहाँ से जो है प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि किसको जो है अपभ्रंश का व्यास कहा जाता है। तो ये कहा जाता है पुष्पदंत को। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि अपभ्रंश का वाल्मीकि कौन है। तो वो है स्वयंभू, और अपभ्रंश का व्यास कौन है। तो वो है पुष्पदंत। तो 2 प्रकार के जो प्रश्न हैं यहाँ पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। महापुराण में कितने महापुरुषों का जीवन चरित्र उल्लेख है। तो महापुराण में कितने महापुरुषों का जीवन चरित्र उल्लेख है या दिया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका 63। तो महापुराण में
63 महापुरुषों का जीवन चरित्र दिया गया है। आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम धनपाल के बारे में पढ़ेंगे। इनका समय क्या है? धनपाल, तो धनपाल का समय माना जाता है 10वीं शताब्दी। तो 10वीं शताब्दी इनका समय माना जाता है। इन्होंने भविष्यत कहा लिखा है। तो यहाँ से प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि भविष्यत कहा के रचयिता का नाम क्या है? तो वो है धनपाल। भविष्यत कहा 22 संधियों का काव्य है, जिसमें गजपुर के नगर सेठ धनपति के पुत्र भविष्यत की लौकिक कथा वर्णित है। तो यहाँ से प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि भविष्यत कहा में कितने संधियों का काव्य ये माना जाता है? तो ये जो है 22 संधियों का काव्य माना जाता है। और इसका विषय क्या है? तो इसका विषय है गजपुर के नगर सेठ धनपति के पुत्र भविष्यत कहा या भविष्यत की लौकिक कथा इसमें दिया गया है। तो यहाँ से जो है 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शालिभद्र सूरी, तो शालिभद्र सूरी ने 1184 में या 1184 ईस्वी में भरतेश्वर बाहुबली रास की रचना की है। तो यहाँ से प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि शालिभद्र सूरी ने भरतेश्वर बाहुबली रास की रचना कब की? तो ये की थी 1184 में। और ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि भरतेश्वर बाहुबली रास के लेखक कौन हैं? तो वो हैं शालिभद्र सूरी। भरतेश्वर बाहुबली रास कितने छंदों का खंड काव्य माना जाता है? तो भरतेश्वर बाहुबली रास जो है ये कितने छंदों का खंड काव्य माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 205 या 205 छंदों का खंड माना जाता है। भरतेश्वर बाहुबली रास 205, 205। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुनिजिन विजय इसे रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ मानते हैं। तो यहाँ से प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि किस ग्रंथ को मुनिजिन विजय ने रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका भरतेश्वर बाहुबली रास। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए कवि आसगु की चर्चा करते हैं अभी। तो इन्होंने 1200 ईस्वी में चंदन बाला रास लघु खंड काव्य की रचना की है। तो यहाँ से प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि किसने जो है 1200 ईस्वी में चंदन बाला रास नामक लघु खंड काव्य की रचना की है? तो वो हैं कवि आसगु। चंदनमाला रास 35 छंदों का लघु खंड काव्य माना जाता है। तो चंदन बाला रास जो है ये कितने छंदों का लघु खंड काव्य माना जाता है? तो ये जो है 35 छंदों का लघु खंड काव्य माना जाता है। तो यहाँ से जो है 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि चंदन बाला रास जो है ये कितने छंदों में है और ये किस प्रकार का काव्य है? तो ये जो है 35 छंदों में है और ये जो है लघु खंड काव्य माना जाता है। चंदन बाला रास में करुण रस की प्रधानता मिलती है। तो चंदन बाला रास में कौन से रस की प्रधानता मिलती है? तो वो है करुण रस। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिनधर्म सूरी, इन्होंने 1209 में स्थूलीभद्र रास काव्य ग्रंथ की रचना की है। तो यहाँ से प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि किसने जो है 1209 में स्थूलीभद्र रास नामक काव्य ग्रंथ की रचना की है? तो वो हैं जिनधर्म सूरी। स्थूलीभद्र रास में स्थूलीभद्र तथा कोशा नामक कोशा की कथा का वर्णन किया गया है। तो स्थूलीभद्र रास में स्थूलीभद्र तथा कोशा नामक चरित्र का
कथा इसमें वर्णन किया गया है, आप इसको नोट कर सकते हैं। विजय सेन सूरी, तो विजय सेन सूरी का रचनाकाल क्या है? तो इन्होंने जो है 1231 में रेवंत गिरिरास नामक एक ग्रंथ की रचना की। 1231 में रेवंत गिरिरास नामक एक ग्रंथ की रचना की है विजय सेन सूरी ने। रेवंत गिरिरास में तीर्थंकर नेमिनाथ तथा रेवंतगिरी तीर्थ का वर्णन किया गया है। तो यहाँ से प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि रेवंत गिरिरास में किसका वर्णन किया गया है? तो इसमें जो है तीर्थंकर नेमिनाथ तथा रेवंतगिरी तीर्थ का वर्णन किया गया है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुमति गणी, इन्होंने 1213 में नेमिनाथ रास की रचना की है। तो यहाँ से प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि नेमिनाथ रास की रचना किसने की और कब की? तो नेमिनाथ रास की रचना की थी सुमति गणी ने और इसका समय है 1213 ईस्वी। तो दो प्रकार के प्रश्न जो हैं यहाँ से पूछे गए हैं। नेमिनाथ रास में 58 छंदों में नेमिनाथ का चरित्र चित्रण किया गया है। तो यहाँ से प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि नेमिनाथ रास में कितने छंदों का उल्लेख है? तो इसमें जो है 58 छंदों का उल्लेख है और इसमें जो है नेमिनाथ का चरित्र चित्रण किया गया है। तो दो प्रकार के प्रश्न जो हैं यहाँ से भी पूछे जा सकते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। सोमप्रभ सूरी, इन्होंने 1184 में कुमार पाल प्रतिबोध नामक गद्य पद्य में काव्य प्राकृत भाषा में लिखा है। तो यहाँ से प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि कुमार पाल प्रतिबोध नामक गद्य पद्य काव्य प्राकृत भाषा नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो वो हैं सोमप्रभ सूरी और इसका समय माना जाता है 1184, जिस समय भरतेश्वर बाहुबली रास लिखा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैनाचार्य मेरुतुंग, तो जैनाचार्य मेरुतुंग इन्होंने 1304 में प्रबंध चिंतामणि नामक काव्य ग्रंथ लिखा है। तो यहाँ से प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि प्रबंध चिंतामणि नामक काव्य ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं जैनाचार्य मेरुतुंग और ये लिखा गया था 1304 में। तो दो प्रकार के प्रश्न जो हैं यहाँ से भी देख सकते हैं। प्रबंध चिंतामणि को पुराने राजाओं के आख्यान संकलित हैं। तो प्रश्न यहाँ आ सकता है कि किस ग्रंथ में पुराने राजाओं के आख्यान संकलित हैं? तो वो हैं प्रबंध चिंतामणि। अब्दुल रहमान, तो अब हम अब्दुल रहमान की चर्चा करेंगे। इन्होंने 1000 से 1100 ईस्वी के आसपास संदेश रासक काव्य की रचना की है। तो यहाँ से प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि किन्होंने जो है 1100 ईस्वी के आसपास संदेश रासक काव्य की रचना की है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका अब्दुल रहमान। संदेश रासक 223 छंदों का एक विरह काव्य माना जाता है। तो संदेश रासक जो है ये 223 छंदों का एक विरह काव्य। तो सबसे पहले आप छंदों की संख्या नोट कर लीजिए और ये किस प्रकार का काव्य है। तो ये जो है एक प्रकार का विरह काव्य है। तो यहाँ से भी दो प्रकार के प्रश्न जो हैं पूछे जा सकते हैं। संदेश रासक की भाषा क्या है? तो यहाँ से प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि संदेश रासक की भाषा क्या है? तो इसकी भाषा है अपभ्रंश। संदेश रासक में विरहिणी नायिका पथिक के माध्यम से अपने परदेशी पति को संदेश भेजती है। तो प्रश्न यहाँ आ सकता है कि किस ग्रंथ में विरहिणी नायिका पथिक के माध्यम से अपने परदेशी
पति को संदेश भेजती है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका संदेश राशक। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस ग्रंथ की हस्तलिखित प्रति पाटन के जैन भंडार में मिलती है? तो किस ग्रंथ की हस्तलिखित प्रति जो है पाटन के जैन भंडार में मिलती है, उसका नाम क्या है? जैन भंडार में। तो इसका सही उत्तर होगा आपका संदेश राशक। संदेश राशक में किस प्रकार के श्रृंगार का वर्णन किया गया है? तो संदेश राशक में किस प्रकार के श्रृंगार का वर्णन किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका विप्रलंभ। तो विप्रलंभ श्रृंगार का वर्णन किया गया है संदेश राशक में। चलिए आगे बढ़ते हैं। संदेश राशक में नायिका पथिक से अपने विरह का वर्णन ग्रीष्म ऋतु से प्रारंभ करती है। तो किस ग्रंथ में जो है नायिका पथिक से अपने विरह का वर्णन ग्रीष्म ऋतु से प्रारंभ करती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका संदेश राशक। आचार, रास, फागु, चरित आदि काव्य शैलियाँ किस साहित्य की विशेषताएं हैं? ये प्रश्न भी आपका नेट में पूछा गया था, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो आचार, रास, फागु, चरित आदि काव्य शैलियाँ किस साहित्य की विशेषता मानी जाती हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका जैन साहित्य। तो ये सभी जो हैं ये जैन साहित्य के अंतर्गत आते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ये प्रश्न भी एग्जाम में आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रास जैन साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य शैली है। तो यहाँ से प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि कौन सा काव्य शैली जो है वो जैन साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका रास। प्राकृत भाषा के पाणिनि जैनाचार्य आचार्य हेमचंद्र कहलाते हैं। तो प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि प्राकृत भाषा के पाणिनि कौन कहलाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका जैनाचार्य आचार्य हेमचंद्र। इनको जो है प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खुमान रासो राजस्थानी हिंदी में लिखा गया है। तो खुमान रासो की भाषा क्या है? तो इसकी भाषा मानी गई है राजस्थानी हिंदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा काव्य 11वीं शताब्दी में दोहों में लिखा गया एकमात्र एक प्रेम काव्य ग्रंथ माना जाता है? तो कौन सा काव्य जो है वो 11वीं शताब्दी में दोहों में लिखा गया एक प्रेम काव्य ग्रंथ माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ढोला मारूरा दुहा। तो ढोला मारूरा दुहा जो है ये 11वीं शताब्दी में दोहों में लिखा गया एक प्रेम काव्य ग्रंथ माना जाता है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राउलवेल गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य माना जाता है। तो यहाँ से प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि राउलवेल किस प्रकार का काव्य माना जाता है? तो ये जो है गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य माना जाता है। और इसके लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं रोड़ा कवि। रोड़ा कवि। राउलवेल किस प्रकार का काव्य है या कहाँ पे लिखा गया है? तो राउलवेल जो है ये शिलांकित काव्य माना जाता है। ये जो है एक प्रकार का शिलांकित काव्य माना जाता है। हिंदी में नख शिख वर्णन परंपरा का आरंभ किससे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका
नखशिख राउलवेल। तो हिंदी में नख सिख वर्णन परंपरा का आरंभ राउलवेल से माना जाता है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमीर खुसरो खड़ी बोली की प्रथम कवि माने जाते हैं। तो यहाँ से प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि अमीर खुसरो खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन हैं? तो वो हैं अमीर खुसरो, और इनका जो जीवन काल है वो है 1255 से 1324। 1255 से 1324 जो है ये अमीर खुसरो का जीवन काल माना जाता है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा गया है, नेट में कई बार पूछा गया है इवन इनके जीवन काल के बारे में, तो इसे जानना आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमीर खुसरो संगीतज्ञ, इतिहासकार, कोशकार, बहुभाषाविद, कवि इत्यादि माने जाते हैं। तो अमीर खुसरो जो हैं वो एक प्रकार के संगीतज्ञ, वो सितार बजाते थे, इतिहासकार, कोशकार, बहुभाषाविद, कवि इत्यादि माने जाते हैं अमीर खुसरो। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निजामुद्दीन औलिया अमीर खुसरो के गुरु थे। तो यहाँ से प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि अमीर खुसरो के गुरु का नाम क्या है? तो उनके गुरु का नाम है निजामुद्दीन औलिया। अमीर खुसरो मध्य एशिया की लाचन जाति के तुर्क सैफुद्दीन के पुत्र थे। तो यहाँ से प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि अमीर खुसरो के कहाँ से आते हैं? तो ये जो हैं मध्य एशिया के लाचन जाति के तुर्क सैफुद्दीन के पुत्र माने जाते हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? तो अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अबुल हसन यमीनुद्दीन मोहम्मद। तो अमीर खुसरो का वास्तविक नाम है अबुल हसन। एग्ज़ाम में सिर्फ अबुल हसन आता है, तो आप इतना ही याद रखिए, अबुल हसन। अबुल हसन इनका पूरा नाम है अमीर खुसरो का। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा पार्ट 8 यहाँ पे समाप्त हुआ, और इसी के साथ हमने 800 प्रश्न उत्तर यहाँ पे समाप्त कर लिए, और बहुत जल्द हमारा 1000 प्रश्न उत्तर हम कंप्लीट कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।